इस समय नक्सल संगठन से संबंधित सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश की सबसे बड़ी महिला नक्सली सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुजाता पिछले 43 साल से नक्सल संगठन का हिस्सा थी। इतना ही नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व रहे किशन जी की पत्नी और वर्तमान में एक बड़े नक्सली नेता अभय की भाभी भी रही। ऐसे में ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है अब तक का। तो आज ये बात कितनी बड़ी है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बस्तर से संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय भैया, आज नक्सली आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि सुजाता ने आत्मसमर्पण किया है और सुजाता एकमात्र महिला नक्सली है जो कि सीसी मेंबर है। इस तरीके से ये सबसे बड़ी महिला नक्सली हुई। कितनी बड़ी बात है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बताइए। देखिए, सुजाता सौरभ एक ऐसी नक्सली, हर साल हम इस खबर को ब्रेक करते थे कि आज सुजाता ने समर्पण कर दिया, या वो इनकाउंटर में मारी गई या वो गिरफ्तार हो गई है। आज भी जब सुबह तेलंगाना की मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया कि सुजाता समर्पण कर सकती है, तो एक बार की ये लगा कि ये भी पिछले बार की खबरों जैसी कोई अफवाह ही होगी। लेकिन लगभग 1 बजे तेलंगाना में डीजीपी के सामने सुजाता ने आत्मसमर्पण किया और जब सुजाता को पेश किया गया पुलिस के सामने, प्रेस के सामने, तो 5 पन्नों की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। ऐसा पहली बार होगा जब किसी एक नक्सली के लिए 5 पन्नों की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। कारण ये है कि सुजाता का नक्सल संगठन में जो करियर है वो इतना लंबा है। सुजाता ने इतने सारे पदों को धारण किया है नक्सल संगठन में और उसका कद इतना बढ़ा था कि 5 पन्ने लग गए उसके इस पूरे करियर को पुलिस को बताने में। अब सुजाता महत्वपूर्ण क्यों, ये समझिए। नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो सबसे ऊंचे पद होते हैं, तो सुजाता वो इकलौती महिला नक्सली है फिलहाल जो नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। अगर पुलिस के आंकड़ों की माने तो साल 2023 में सुजाता को नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया था। नक्सली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी यही कुछ बताया जाता है कि साल 2022-2023 के आसपास सुजाता को नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया था। तो फिलहाल वो नक्सल संगठन में शामिल इकलौती सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल वो देश की सबसे बड़ी महिला माओवादी थी। लेकिन सिर्फ फिलहाल नहीं, हमें इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि आज तक नक्सलियों की सबसे ऊंचे पायदान पे, सबसे ऊंचे पद पे कितने नक्सली पहुंचे हैं। मैंने एक स्टडी की जिससे मुझे नज़र आया, एक महिला थी अनुराधा गांधी। ये कोबाड़ गांधी की पत्नी थी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं राहुल पंडिता, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने अनुराधा गांधी और कोबाड़ गांधी पर पूरी एक किताब लिखी है। ये नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाली देश की पहली महिला थी और इसने महाराष्ट्र में नक्सल संगठन है उसे खड़े किया था। 2008 में 12 अप्रैल 2008 को मलेरिया से अनुराधा गांधी की मौत हो गई थी। इसके बाद नर्मदा अक्का एक नक्सली थी। ये नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंची, लेकिन साल 2012 में, दिसंबर 2012 में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर में ये मारी गई। हालांकि नक्सलियों ने कभी इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की, ना ही पुलिस को इसकी लाश मिली, क्योंकि नक्सली इसकी लाश अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए थे। बाद में जानकारी आई कि कांकेर में इसकी लाश को दफना दिया गया। इसके बाद एक और नक्सली थी जो इस कद तक पहुंची, इसका नाम था शीला मरांडी। शीला मरांडी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। इसके अलावा इसके पास कई बड़ी जिम्मेदारी थी। सबसे खास बात यह है कि ये झारखंड की रहने वाली थी, धनबाद जिले की रहने वाली थी। अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलती थी और ERB यानी कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो है उसकी मेंबर थी। साथ ही इंचार्ज थी महिला सब कमेटी और CNM मेंबर। तो ये एक बड़ी महिला कैडर थी। लेकिन 13 नवंबर 2021 को झारखंड में पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में ये 3 महिला नक्सली जो कि सेंट्रल कमेटी तक पहुंची, जिसमें से 2 की मौत हो गई, एक गिरफ्तार हो गई जो जेल में है, चौथी महिला है सुजाता। इसके अलावा अगर मैं किसी के नाम भूल गया हूं तो दर्शक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सौरभ जी, भैया, आपने इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च की, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि ये किसान परिवार से आती थी, लेकिन इनके भाई जो थे वो भी माओवादी संगठन के हिस्सा थे। आगे चलकर इनके जो पति हुए किशन जी, जो कि शीर्ष नेतृत्व में आए, वो भी संगठन के एक अहम हिस्सा थे। और आज के डेट में जो इनके देवर हैं अभय, जिनका नाम चल रहा था कि महासचिव बनाए जा सकते हैं, वो भी संगठन में एक अहम हिस्सा रखते हैं। तो इनका बैकग्राउंड जो था वो किसान परिवार से था, लेकिन अब ये इतने ऊंचे स्तर तक संगठन में पहुंचे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब हम इनकी लाइफ को देखते हैं तो ये नज़र आता है कि 43 साल नक्सल संगठन में रही, 43 साल ये महिला अंडरग्राउंड रही। इनकी उम्र फिलहाल 62 साल है।
मैं इनकी ही शब्द का उपयोग करूंगा, भले नीचे दर्शक कमेंट में बोलें कि आप इतना इज्जत दे रहे हैं क्योंकि महिला हैं, दूसरा उम्र दराज है, तो माफ़ी के साथ मैं इनकी ही शब्द का उपयोग करूंगा। तो इनकी उम्र जो है फिलहाल 62 साल है। अब देखिए इनकी लाइफ को हम आगे देखते हैं। तो ये गढ़वाल जिले तेलंगाना की रहने वाली हैं। जो हम लगातार कहते हैं कि जितने भी शीर्ष नक्सली हैं, हमने कल इस पर एक बाकायदा स्टोरी की थी कि जितने भी शीर्ष नक्सली हैं वो सारे के सारे तेलंगाना से आते हैं। हालांकि अधिकांश नक्सली जहां नॉर्थ तेलंगाना से आते हैं, ये सुजाता जो हैं वो साउथ तेलंगाना के गढ़वाल ज़िले से आती हैं। इसके अलावा जब इनके परिवार के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ नज़र आती है कि इनके पिता जो है वो किसान थे, लेकिन इनके पिता को उनकी खेती से बेदखल कर दिया गया। जो हम हमेशा देखते हैं कि एक जो जमींदार प्रथा और ये वाली जो कहानी आती है, कुछ ऐसी कहानी इनके साथ भी नज़र आती है। इसके बाद ये और इनके 3 भाई जो हैं ये लगातार खुद भी खेती और इस सारी चीज़ से जुड़े रहे। पढ़ाई के दौरान इनका भी सामना जो है रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से हुआ। हम देखते हैं कि जितने भी नक्सली आज के डेट में टॉप सीट्स पे बैठे हुए हैं, सभी के साथ एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये सभी कभी ना कभी अपने शुरुआती दौर में, स्कूलिंग के दौर पे या कॉलेज के दौर में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के हिस्सा रहे। इसके बाद ये वहाँ से जुड़ते हुए पीपल्स वॉर ग्रुप का हिस्सा बन गई और 1982 के बाद ये लगातार जो है नक्सल संगठन में जुड़ती चली गई। इसके बाद इसकी मुलाकात होती है मोलूजुला कोटेश्वर राव से, जिसे हम किशन जी के नाम से भी जानते हैं। देखिए किशन जी नक्सल संगठन का कल्ट फिगर है। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा जब मैंने टीवी देखना शुरू किया था और जब मैं न्यूज़ देखना शुरू मैंने किया, तो मैं देखता था कि उस वक्त एक नक्सली की तस्वीरें हमेशा टीवी पे आती है, जो नक्सली पीठ पर AK-47 बंदूक टांगा हुआ है और उसके सामने सैकड़ों पत्रकार जो हैं वो उसके इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। ये वो व्यक्ति था किशन जी। ये किशन जी से इसकी शादी होती है और इसके बाद दोनों जो हैं नक्सल संगठन में एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि जब सुजाता ने जब वो जूनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, इस वक्त उसकी मुलाकात वहाँ पे सुधाकर रेड्डी, जो कि उस वक्त सेंट्रल कमेटी मेंबर के तौर पे 2009 में इसकी मौत हुई, उसके कांटेक्ट में आई। और इसके बाद लगातार ये जो है नक्सल संगठन की ओर इसका जो इनका मन था वो लगते गया और ये नक्सल संगठन में लगातार शामिल होती चली गई। इसके बाद फिर जब ये आगे बेहतर काम करने के बाद जो है, पहले ये तेलंगाना में इन्होंने काम किया और उसके बाद किशन जी और सुजाता दोनों को भेज दिया गया गढ़चिरौली, जहां आकर इन्होंने दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी की कमान संभाली। 1987 की बात है। सौरभ जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा संजय भैया कि पार्टी में इनका कद कितना बड़ा था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि माड़वी हिड़मा जो कि खूंखार नक्सली है, उसे हथियार चलाना और युद्ध नीति की जानकारी सुजाता ने ही सिखाई थी। और इसके बाद जब मैं और भी ज़्यादा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 2007 का एर्राबुर घटना, 2010 में ताड़ मेटला और 2013 का झीरम घटना, और इतना ही नहीं 2017 का जो मिनपा घटना था, इन सब में कहीं ना कहीं सुजाता ने मुख्य अहम हिस्सा जो थी वो सुजाता थी। तो इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी में इसका कद कितना बड़ा था और क्या क्या काम इनको दिया गया था। देखिए, जब हम बात करते हैं, मैं इस बात को लगातार दोहराता आया हूँ कि किशन जी जो है हिड़मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय है। हिड़मा जैसे सैकड़ों हजारों नक्सलियों को तैयार करने के पीछे इस सुजाता जैसे नक्सली का हाथ है। मैं एक घटना आपको बताता हूँ सौरभ, 2016 की बात है। मैं चिंता गुफा के अंदर एक गांव में मैं गया हुआ था, वहाँ एक महिला DVC मेंबर से मेरी मुलाकात हुई। उसने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप नक्सल संगठन में कैसे आ गए, तो उन्होंने बताया कि सुजाता उनके गांव में बैठक लेने आई थी। सुजाता को सिर्फ देखकर, उसके ऑरा को देखकर इस महिला ने नक्सल संगठन ज्वाइन कर लिया। देखिए, हर कोई जब नक्सल संगठन में आता है तो उसके पीछे कोई कहानी होती है, दर्द भरी कहानी होती है कि उसके ऊपर जुल्म किया गया था या और कुछ कारण होगा। लेकिन सोचिए कि सुजाता का ऑरा क्या होगा कि उस महिला ने, जो आज DVC मेंबर थी, सिर्फ इसलिए नक्सल संगठन ज्वाइन किया क्योंकि उसने सुजाता को देखा। और जिन लोगों ने उसका भाषण सुना है वो बताते हैं कि बहुत ही ओजस्वी ये भाषण देती है और इसके भाषण के चलते कई महिलाएं जो है वो नक्सल संगठन से जुड़ गई। तो सुजाता ऐसी नक्सली है। आज जो हम नक्सल संगठन देखते हैं, जो बस्तर के साथ जो देश में फैला हुआ है, इसे इसने अपने हाथों से बनाया है। ऐसे में सुजाता जैसी नक्सली जब सरेंडर करती है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए, इसकी कहानी में एक और बात है। जब 1987 में जब किशन जी और सुजाता को गढ़चिरौली भेजा गया, दंडकारण्य भेजा गया,
तो तब उनकी एक जी। बेटी भी थी। अब सोचिए, एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी को छोड़ कर आना, क्योंकि इन्हें अंडरग्राउंड होना था, तो इन्होंने अपनी बेटी को जी। जो इनके विश्वसनीय पार्टी वर्कर थे उनके पास छोड़ दिया और ये दोनों अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद जी। इन्होंने अलग अलग इलाकों में काम किया। 1996 में ये कमांडर बनी देवरी दलम का। इसके बाद नॉर्थ गढ़चिरौली में ये इलाका है। देवरी जो है, जब आप बालाघाट की ओर जाते हैं तो आपको रास्ते में देवरी एक जगह पड़ती है, तो उस इलाके के नाम पे नक्सलियों ने एक देवरी दलम बनाया है। इसके बाद ये लगातार इसका कद जो है वो बढ़ता गया। इसे 2001 में दंडकारणी स्पेशल जोनल कमेटी में शामिल किया गया। 2007 में इन्होंने एक कांग्रेस की नक्सल संगठन ने, जिसमें इसे जनताना सरकार साउथ बस्तर जो है उसका प्रभारी बनाया गया। इसके बाद जो किशन जी है, जिसे हम मोलूजुला कोटेश्वर राव कहते हैं, इसे सेंट्रल कमेटी मेंबर बना दिया गया और इसका ट्रांसफ़र हो गया वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हमने फिर देखा कि लालगढ़ और आसपास के इलाके में किशन जी ने लगातार काम किया। लेकिन जी। इस दौरान सुजाता बस्तर में ही रह गई और बस्तर में रह के इसने अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाया। 2018 की बात करें तो इसे इंचार्ज बनाया गया जनताना सरकार का और दंडकारणी स्पेशल जोनल कमेटी का इसे इंचार्ज बनाया गया। इसके बाद 2022 की बात करें तो इसे साउथ सब जोनल ब्यूरो जो है उसका सेक्रेटरी बनाया गया। 2023 में सुजाता को प्रमोट कर सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया, यानी कि आज से 2 साल पहले इसे सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया है। सौरभ जी, आपने इनकी बेटी का जिक्र किया तो मन में एक क्वेश्चन आ गया कि अभी इनकी बेटी के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो भी संगठन के साथ जुड़ के संगठन के लिए ही आगे काम कर रही है? फिलहाल मेरे पास इनकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बड़ा ही निजी मामला होता है। कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने बस्तर में जो बड़े पद पे हैं, हमने उनके बच्चों से मिले जो पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसी खबरों से इसलिए बचता हूँ क्योंकि उनका एक निजी जीवन है, उनके माँ बाप ने क्या कुछ किया इसकी सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर जब इस तरह की बातें जग जाहिर होती है तो उनके ऊपर एक थप्पा तो लग ही जाता है कि ये नक्सली का बच्चा है। तो इसलिए हम कई बार ऐसे कई लोगों से मिलते हैं। कुछ ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो नक्सल संगठन में फिलहाल शामिल हैं, उनके बच्चे दंतेवाड़ा में, बीजापुर में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बारे में बातचीत सौरभ नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो अभी जब सुजाता के बारे में बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि सुजाता को देख के जो महिला हैं वो नक्सली संगठन ज्वाइन कर लेती हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक काम करना, जो कि एक तरीके से नक्सल का पर्याय हो जाना, और इसके बाद इतने लंबे समय काम करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब ये आत्मसमर्पण करने के लिए आगे बढ़ी? इसके पीछे की क्या कहानी समझ में आती है आपको? देखिए, जो पुलिस ने जो बताया है उसके अनुसार, जो पुलिस ने कहा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि सुजाता ने लगातार संपर्क किया पुलिस से। उसने बताया कि वो समर्पण करना चाहती है और क्योंकि सुजाता की तबीयत जो है वो खराब थी कुछ सालों से। देखिए, 62 साल इसकी उम्र है, तो एक उम्र का तो फैक्टर आ ही जाता है। इसके अलावा पुलिस ने जो अपनी पुलिस की जो कहानी होती है हमेशा कि सरकार की पुनर्वास नीति से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थी और उसके प्रभाव में आकर सुजाता ने समर्पण किया है। अलग अलग आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको नज़र आएगा कि किसी सीसी मेंबर्स पर 1 करोड़ का इनाम होता है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि इसको जो पुनर्वास नीति का जो फ़ायदा मिलेगा उसके तहत सुजाता को 25 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा और इसके बाद इसे जो है इसे एक डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे मिलेगा। इसके बाद इसमें लेकिन एक नियम होता है सौरभ, ये भी कभी इस पे हम स्टोरी करेंगे कि ये तुरंत नहीं मिल जाता। इसमें देखा जाता है कि आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आपने कैसे काम किया, आप मुख्य धारा में जुड़े हैं कि नहीं, कहीं आपका नक्सल गतिविधियों से आपका जुड़ाव तो नहीं है। इसके बाद ये राशि जो है ये आपके खाते में ट्रांसफ़र होती है। तो ये इसलिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि नक्सली ने सरेंडर किया, पैसा लिया और वापस चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका भी एक नियम है। और इसके अलावा जो अन्य पुनर्वास नीति का लाभ है वो सुजाता को दिया जाएगा। असर क्या होगा इस बारे में बात करना चाहिए। आप ये देखेंगे कि किसी नक्सल संगठन में जब कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसमें आप देखना कि बड़ी संख्या में महिला माओवादी मारी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50-50 का रेशियो है नक्सल संगठन में महिलाओं और पुरुषों का। कई बार तो ऐसा दावा किया जाता है कि दक्षिण बस्तर के इलाके में महिला माओवादियों की संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा है। ऐसे में जब सुजाता, जो उनकी रोल मॉडल के तौर पे आज तक स्थापित रही थी, जिसे देखकर उन्होंने नक्सल संगठन ज्वाइन किया था,
आज जब ये खबर उन तक पहुंचेगी, आज जब इस खबर को देखेंगे कि उनकी सबसे बड़ी रोल मॉडल ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उनके मन में जरूर ये बात आएगी कि जब हमें नक्सल संगठन में शामिल करने वाली हमारी नेता ने ही समर्पण कर दिया, तो आखिर हम जंगलों में बंदूक लेके क्यों घूम रहे हैं। और इस बात को अब सरकार भी बहुत ही दमदारी से स्थापित करने की कोशिश करेगी कि देखिए, जब आपकी सबसे बड़ी महिला नेता ने भी समर्पण कर दिया है, तो आखिर आप जंगलों में क्यों घूम रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं, जो सरकार ने लक्ष्य तय किया 31 मार्च 2026 का। आज विजय शर्मा भी इस बात को कह रहे थे कि ये नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान है और आने वाले 4-5 महीनों में इससे और बड़े नुकसान जो है नक्सलियों की तरफ को होने वाले हैं। सौरभ, क्योंकि भैया अभी तक देखा जा रहा था कि छोटे कैडर के नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण करते थे, जिनके ऊपर छोटी छोटी राशियां इनाम घोषित की जाती थी, लेकिन अब इतनी बड़ी नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण की है। तो क्या इससे सच में ऐसा कोई दबाव बनेगा छोटे कैडर के नक्सलियों के ऊपर कि वो सच में जाएंगे, जो इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि मरते दम तक लड़ना है, क्या वो संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौट सकते हैं? इस वाली घटना को देखते हुए क्या लगता है आपको? देखिए, इन्होंने एक और आंकड़ा जारी किया है जिसपे मतलब हमें बात करनी चाहिए। पुलिस ने बताया है कि 404 अंडरग्राउंड कैडर्स जो है नक्सलियों के, उन्होंने अब तक सरेंडर किया है तेलंगाना पुलिस के सामने। ये सारी बातें जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना में ये सरेंडर हुआ है, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। उसमें 4 स्टेट कमेटी मेंबर हैं। स्टेट कमेटी मेंबर मतलब नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर के बाद तीसरे नंबर का पद, सबसे महत्वपूर्ण पद। इसके अलावा एक डिविजनल कमेटी मेंबर है, 8 डिविजनल कमेटी मेंबर्स अलग हैं, 34 एरिया कमेटी मेंबर हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने समर्पण किया है बीते दिनों तेलंगाना पुलिस के सामने, सिर्फ 2025 में। यानी कि हम देख रहे हैं इसके बाद पुलिस ने एक और बात का जिक्र किया है कि इसमें से 78 नक्सली ऐसे थे जो तेलंगाना के रहने वाले थे। साथ ही पुलिस ने एक और बात का जिक्र किया जिस पे हमने कल वीडियो किया था। पुलिस ने आज लिखा है कि जो 15 सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं उसमें से 10 जो हैं वो तेलंगाना राज्य के ही रहने वाले हैं। हम कल इसी बात पे सौरभ बात कर रहे थे, इस बात को आज पुलिस ने लिखा है कि देखिए, जो पूरा नक्सल संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के नक्सली चला रहे हैं और उसमें भी अब बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर करते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि आज जो नक्सल संगठन को कल जो चोट पहुंची थी, जो हम देख रहे थे मोडेम बालकृष्णा मारा गया था, इससे बड़ा नुकसान सुजाता के आने से होगा। क्योंकि पहली बात ये कि इकलौती महिला नक्सली थी, महिलाओं जो नक्सली संगठन में उनके लिए रोल मॉडल थी। दूसरी बात, जब कोई नक्सली समर्पण करता है तो उसके साथ वो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी बारीक सी बारीक चीज़ें लेके आता है। अब जब सुजाता जैसी बड़ी नक्सली ने सरेंडर किया है तो वो नक्सली है जिसने पूरे बस्तर में दंडकारण्य क्षेत्र में इस नक्सल संगठन को खड़े किया है। ऐसे में अब जब वो पुलिस से अपनी इन बातों को साझा करेगी तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें पुलिस के पास पहुंचेगी और उसके आधार पे पुलिस नए ऑपरेशंस लॉन्च करेगी। क्योंकि इसका भाई अभय जो है वो फिलहाल पोलित ब्यूरो मेंबर है, साथ ही नक्सलियों का प्रवक्ता है। ऐसे में उसके लिए देवर जो है उसका जो इसका जो देवर है यानी कि किशन जी का छोटा भाई जो है वो फिलहाल नक्सलियों का प्रवक्ता है, मल्लोजुला वेणुगोपाल राव। तो ऐसे में ये भी तय है कि उसके लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। सौरभ, तो संजय भैया एक बात मुझे आप ये बताइए, क्या मैं इसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों का बता सकता हूं? क्योंकि इससे कुछ महीने पहले भले ही उसके महासचिव बसवा राजू को मारा गया, लेकिन बसवा राजू कहीं ना कहीं अपने साथ जितनी भी जानकारियां थे वो लेकर चले गए। लेकिन अब जब सुजाता आत्मसमर्पण की है तो आप बता रहे हैं कि सुजाता के पास बारीक से बारीक जानकारी हो सकती है और 43 साल का उसका संगठन का अनुभव, बहुत सारे ऐसे डेरे हो सकते हैं जो उसे पता हो, हथियार कहाँ छुपाया जा सकता है, रणनीति कैसे बनाई जा सकती है और नए काडरों को कैसे जोड़ा जाता है, इन सब की जानकारी उसके पास है और वो अब पुलिस के हाथ में है। तो क्या इसे माना जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है नक्सल संगठन को? बिल्कुल, अगर समर्पण के लिहाज से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। और बाकी इस बात को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बसव राजू मारा गया या बाकी सीसी मेंबर्स मारे गए तो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़े सारे राज लेकर चले गए। लेकिन सुजाता क्योंकि पुलिस के पास खुद पहुंची है, उसे जो पुनर्वास स्थिति उसका लाभ दिया जाएगा, तो उसके बदले पुलिस भी कुछ लेती है। तो पुलिस यही लेती है, पुलिस आपसे जानकारियाँ लेती है, पुलिस आपसे वो बारीकियाँ लेती है जो नक्सल संगठन के बारे में उन्हें अब तक नहीं पता है। जितने भी हमने बीते दिनों ऑपरेशन देखे, देखिए जो बालाकृष्ण मारा गया
गरियाबंद में, तब भी हमने एक बात का जिक्र किया था कि उसके ठीक 1 महीने पहले कैलाश जो उसका गनमैन था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने समर्पण किया था और जी। देखिए 1 महीने के अंदर वो जी। मारा गया। ये बिल्कुल यही बात हुई थी बसव राजू के साथ भी। बसव राजू के भी एक गनमैन ने समर्पण किया और देखिए नक्सलियों ने भी इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं समर्पण करने वाले नक्सलियों ने, जो उनकी सुरक्षा में कभी तैनात थे बसव राजू की, उन्हीं की निशानदेही पर बसव राजू का भी एनकाउंटर हुआ। तो ये सोचिए, वो तो छोटे कैडर थे, वो तो ऐसे कैडर थे जो एरिया कमेटी मेंबर के लेवल के कैडर थे। ये तो जो है ये सेंट्रल कमेटी मेंबर है, यानी कि ये समझिए कि चाहे हिडमा हो, चाहे कोई भी बस्तर का नक्सली हो, वो बिना सुजाता से पूछे कोई भी काम नहीं करता होगा। ऐसे में नक्सलियों के आने वाले समय में क्या रणनीति होने वाली है, ये सारी बातें सुजाता को पता है। ऐसे में जब सुजाता अपने राज खोलेगी तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो सामने आने वाली है। सौरभ। बिल्कुल संजय भैया, नक्सल संगठन के लिए आगे आने वाला समय बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये सारी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही दर्शकों को नक्सल संगठन से रिलेटेड, बस्तर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएगी, हम ऐसे ही अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर हमारी बातचीत अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि वो और हमसे क्या जानना चाहते हैं, चाहे वो नक्सल संगठन के बारे में हो, बस्तर के बारे में हो या छत्तीसगढ़ के बारे में हो। आप जो पूछेंगे, जो आप जानना चाहेंगे, वो हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।